हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ CSJMU एंट्रेंस टेस्ट के जो 2021 साल के रिसर्च मेथोडोलॉजी के PYQs है वो डिस्कस करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैंने तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर किए ही है विच इज़ रिलेवेंट टू रिसर्च मेथोडोलॉजी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs आपको एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं एंड किस प्रकार के MCQs आपको इसके पहले भी पूछे गए थे। काफ़ी सारे MCQs देखो रिपीटेटिवली ईच ईयर पूछे भी जाते हैं। ओके, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो जब भी आप PYQs को देखेंगे, सॉल्व करेंगे तब। दैट्स वाई ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट अस बिगिन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है CSJMU एंट्रेंस टेस्ट बहुत नज़दीक है विच इज़ ऑन 30 जुलाई 2023 एंड दैट्स वाई आप सभी के पास अब बहुत कम टाइम है एंड इन दिस लेस अमाउंट ऑफ टाइम सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से प्रिपरेशन करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना ही है। एंट्रेंस टेस्ट में आपको 50% MCQs ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं एंड 50% MCQs आपको कंसर्न सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं। आपको इन दोनों भी सेक्शंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तब भी आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही सकते हो। ओके, स्टूडेंट्स, एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से गारंटीड सारे स्टूडेंट्स 50% मार्क्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में ही स्कोर करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं एंड इट इज़ पॉसिबल। स्टूडेंट्स, इस कोर्स में हम सारे स्टूडेंट्स को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। हम सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं इसमें। मॉक टेस्ट में हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs। दैट्स ओवरऑल आप यहाँ से ही 400 MCQs सॉल्व कर सकते हो टू चेक कि आपने कितनी पढ़ाई की है एंड आपको कितनी पढ़ाई की आगे ज़रूरत भी है। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन भी प्रोवाइड किया जाता है इन द PDF फॉर्मेट एंड इस PDF को सॉल्व करने के बाद, रेफर करने के बाद सारे स्टूडेंट्स एक ही PDF में सारे टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं एंड दैट्स वाई गारंटीड देखो उनको 80% जो MCQs है वो इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। We have 100+ सॉल्व्ड PYQs PDF। मैंने आप सभी के लिए जितने भी सारे प्रीवियस ईयर PYQs थे उनको सॉल्व करके उसका एक PDF भी बनाया है एंड दिस PDF इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द कैंडिडेट्स बिकॉज सिर्फ PYQs को सॉल्व करने से ही काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। आपको ये PDF जो है वो भी इसी कंप्लीट कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी PDF में से अगर आप सारे सॉल्व्ड PYQs को रेफर करोगे देन ऑब्वियसली आपको 20% से लेकर 40% तक MCQs जो है आपको यहाँ से ही मिलेंगे दिस ईयर इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन। ओके, और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। देखो, कोर्स की फीस भी बहुत कम है विच इज़ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि सारे स्टूडेंट्स गारंटीड एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही देते हैं बाय स्कोरिंग मोर मार्क्स in research methodology section. Okay, so now let us begin. Now the question 1 is, when assessing internet based literature which of the following is not important? देखो, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके अगर लिटरेचर को देख रहे हो या फिर रीड कर रहे हो या फिर रेफर कर रहे हो देन इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑथर, यानी कि ऑथर ने जो काम किया है वो ऑथेंटिक है या नहीं, वेदर वो काम बिलीवेबल है या नहीं, या फिर ऑथर का बैकग्राउंड कैसा है, ऑथर ने किस किस फील्ड में काम किया है, वो सारी चीज़ें। द पर्पस ऑफ द साइट, उस पर्टिकुलर इंटरनेट पे जो वेबसाइट है उसका पर्पस क्या है, उसका एम क्या है। द इंटेंडेड ऑडियंस ऑफ द साइट, उस साइट पे कौन कौन से ऑडियंसेस विजिट करते हैं। द लेआउट ऑफ द साइट, साइट का लेआउट कैसा है। ओके, स्टूडेंट्स, इनमें से जो सबसे लिस्ट इम्पॉर्टेंट बात है
अबाउट इंटरनेट बेस्ड लिटरेचर वो यही है कि द लेआउट ऑफ द साइट, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो साइट का अगर लेआउट अच्छा होता है देन ऑब्वियसली हमें पढ़ने के लिए, नेविगेट करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प मिलती है। बट ये बहुत लिस्ट इम्पॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है, बिकॉज देखो वहाँ पे जो ऑथर ने काम किया है, जिस ऑथर का वहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट की पर्पस क्या है वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड एज वेल उस पर्टिकुलर इंटरनेट बेस्ड लिटरेचर को और वेबसाइट पे कौन कौन से ऑडियंसेस विजिट करते हैं। सो ऑडियंसेस का मतलब होता है कि कौन कौन से पीपल वहाँ पे विजिट करते हैं, वेदर एकेडमिक पीपल विजिट करते हैं या फिर बिजनेस लेवल के या फिर स्टूडेंट्स विजिट करते हैं। सो लाइक दैट, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अकॉर्डिंगली हम उन उन्हीं आर्टिकल्स को और लिटरेचर को रेफर करने लगते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है 4, दैट इज द लेआउट ऑफ द साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रेफरेंसिंग। नाउ इनमें से कौन सा रेफरेंसिंग का फंक्शन नहीं है? टू डेमॉन्स्ट्रेट ब्रेड्थ ऑफ द रीडिंग। टू डेमॉन्स्ट्रेट ब्रेड्थ ऑफ द रीडिंग का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर जो भी कुछ रेफरेंस होता है और जो भी कुछ हमने अभी तक सोर्सेज का इस्तेमाल करके रिसर्च रिपोर्ट को बनाया है, सो वो जो रिसर्च रिपोर्ट है उसकी व्यापकता कितनी है, मतलब कौन कौन से ऑथर ने इसके लिए पहले काम किया था, देन उसका डेप्थ कितना है, एग्जैक्टली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब चीज़ें हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। टू एट्रीब्यूट अ कोटेशन, यानी कि कोटेशन को एक यू कैन से एक्नॉलेजमेंट देना, कोटेशन को एक यू से कि कोटेशन को एक रेफरेंस प्रोवाइड करना। टू एंश्योर अ सफिशिएंटली लॉन्ग रेफरेंस लिस्ट, एंश्योर करना कि हमारे पास रेफरेंसेस की बहुत लंबी लिस्ट है। टू जस्टिफाई योर अप्रोच, टू जस्टिफाई योर अप्रोच का मतलब होता है कि जब भी हम रिसर्च करने के लिए शुरुआत करते हैं देन एक अप्रोच के साथ हम शुरुआत करते हैं, राइट। सो विद द स्पेसिफिक रिसर्च मेथड्स के साथ हम शुरुआत करते हैं। सो जो हमारा रिसर्च मेथड है एंड जो हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स है, ओके, वो एक दूसरे के साथ कैसे यू कैन से रिलेट करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे कंप्लीट है, उसको जस्टिफाई करने के लिए रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, रेफरेंसिंग के देखो काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं एंड उनमें से सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि हम ऑथर्स को उनका क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। जिन सोर्सेज को हम इस्तेमाल करते हैं हमारे रिसर्च रिपोर्ट में, सो उन सोर्सेज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करने की वजह से हम प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि जो रिसर्च रिपोर्ट हमने बनाया है, जो टॉपिक बेसिकली हमारा था, उस टॉपिक की व्यापकता कितनी है, ओके, उसको डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भी रेफरेंसिंग बहुत काम आता है, बिकॉज रेफरेंसिंग में हम वो सारे सोर्सेस, आर्टिकल्स बता देते हैं जिनको हमने रेफर किया था। अगेन हम कोटेशन को श्रेय देने के लिए भी रेफरेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये कोटेशन हमने कहाँ से लिया है, कौन से ऑथर से लिया है, किस सोर्स से लिया है। सो इसके लिए भी रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन अगर हमें हमारे अप्रोच को जस्टिफाई करना है उसके लिए भी रेफरेंसिंग बहुत काम आता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ रेफरेंसिंग, वो है ऑप्शन 3, दैट इज टू एंश्योर अ सफिशिएंटली लॉन्ग रेफरेंस लिस्ट। देखो हमारे पास कितनी रेफरेंसिंग की लिस्ट अवेलेबल है, इससे हमारे रेफरेंस की या फिर हमारे रिसर्च रिपोर्ट की कोई भी क्वालिटी यहाँ पे नज़र नहीं आती है। आपके पास अगर रेफरेंसेस कम हो बट स्टिल अगर आपके पास क्वालिटी रेफरेंसेस अवेलेबल है, अगर आपने सही से उसको साइट किया है, ये ज़्यादा मायने रखता है रेफरेंसिंग में। ओके, आपके पास कितनी लंबी रेफरेंसेस की लिस्ट है इससे कोई भी यहाँ पे मायने नहीं रखता है। दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ रेफरेंसिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स, CSJMU एंट्रेंस टेस्ट को
क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपके लिए पेपर 2 के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल की मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही सकते हैं। सो इस स्टडी मटेरियल में सभी स्टूडेंट्स को फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बाय द यूज ऑफ देम सारे स्टूडेंट्स गारंटीड पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही सकते हैं एंड आफ्टर दैट वो एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही सकते हैं। सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए पेपर 2 का स्टडी मटेरियल चाहिए देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि सारे कैंडिडेट्स गारंटीड क्वालिफाई करेंगे ही एंट्रेंस टेस्ट को। सो टू ज्वाइन आर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अ लिटरेचर रिव्यू शुड इंक्लूड मटेरियल दैट इज, नाउ लिटरेचर रिव्यू में कौन सा मटेरियल होना चाहिए? डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रिसर्च क्वेश्चन ओनली, या फिर क्लोजली रिलेटेड टू योर रिसर्च क्वेश्चन ओनली, या फिर फ्रॉम एनी अवेलेबल डिसिप्लिन इफ रिलेवेंट, या फिर नन ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स, लिटरेचर रिव्यू एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, लिटरेचर रिव्यू ये होता है बिकॉज इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि एग्जैक्टली जिस रिसर्च टॉपिक पे ऊपर हमें बेसिकली काम करना है उस रिसर्च टॉपिक के बारे में पिछले रिसर्चर ने और ऑथर्स ने क्या काम किया था, उनके कौन से रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। सो इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि रिसर्च टॉपिक में हम क्या कर सकते हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए और कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए। हम रिसर्च टॉपिक में अगर कोई गैप थी उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम रिसर्च मेथड्स को रेफ़र कर सकते हैं एंड उन्हीं रिसर्च मेथड्स को हम रिपीटेटिवली हमारे रिसर्च प्रोसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई देखो, जिस टॉपिक के ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं उस टॉपिक जिस फील्ड में होता है, जिस डिसिप्लिन में होता है, सो रिलेवेंट टू दैट डिसिप्लिन जो भी कुछ सोर्सेस होते हैं, जो भी कुछ लिटरेचर्स होते हैं, वो सब हम लिटरेचर रिव्यू में बता सकते हैं। एंड दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज फ्रॉम एनी अवेलेबल डिसिप्लिन इफ रिलेवेंट। देखो, लिटरेचर रिव्यू में तो रिसर्च क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए काफ़ी सारे लिटरेचर्स होते ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिसर्च फील्ड है उस पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक की, ओके, सो रिलेवेंट टू दैट डिसिप्लिन जो भी कुछ रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, जो भी कुछ लिटरेचर्स होते हैं, वो भी लिटरेचर रिव्यू में आते हैं। ओके, दैट्स वाई हियर आपका जो सही आंसर है वो है 3, नॉट 1 and 2। Which of the following is not a general feature that characterizes most qualitative research? Now इनमें से कौन सा जनरल फीचर ऐसा है जो मोस्ट क्वालिटेटिव रिसर्च को कैरेक्टराइज नहीं करता है? मोस्ट क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है कि सभी क्वालिटेटिव रिसर्च को। ओके, सो फर्स्ट इज इनफ्लेक्सिबल डिजाइन, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी का मतलब होता है कि नेचुरल सेटिंग में जाकर इंक्वायरी करना, या फिर नेचुरल सेटिंग में एज इट इज उस पर्टिकुलर जो भी कुछ सिचुएशन है, इवेंट है और ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज स्टडी करना। हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी कि सभी तरीके से हमारा दृष्टिकोण रखना, आई मीन टू से कि होल जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो रखना। पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड इंसाइट यानी कि हम व्यक्तिगत संपर्क करते हैं, व्यक्तिगत हम सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इनमें से जो जनरल फीचर है जो मोस्ट क्वालिटेटिव रिसर्च में आता नहीं है वो यही है इनफ्लेक्सिबल डिज़ाइन। देखो, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव, पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड इंसाइट, ये तीनों भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सभी क्वालिटेटिव रिसर्च में होते ही है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि इनफ्लेक्सिबल डिज़ाइन सभी क्वालिटेटिव रिसर्च में होना ही चाहिए। देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च में इनफ्लेक्सिबल डिज़ाइन तो होता ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट
कई क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस ऐसे भी होती है जिसमें इनफ्लेक्सिबल डिज़ाइन हो सकता है। एज वेल कई क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस ऐसी होती है जिसमें फ्लेक्सिबल डिज़ाइन भी होता है। दैट्स व्हाई दिस डज नॉट मैटर एंड दिस इज़ नॉट वन ऑफ द जनरल फीचर की जो मोस्ट क्वालिटेटिव रिसर्च में होता ही है। बट बाकी के जितने भी सारे यहाँ पे फीचर्स मेंशन किए हैं वो मोस्टली सारे क्वालिटेटिव रिसर्च में होते ही है। ओके, in which approach to qualitative research do the researchers intend to generate a theory that is based on data systematically gathered and analyzed। so यहाँ पे qualitative research का कौन सा अप्रोच ऐसा है जिसमें रिसर्चर बेसिकली थियरी को जनरेट करना चाहते हैं एंड वो भी बेस्ड अपॉन द डेटा, ऐसा डेटा जिसको सिस्टमैटिकली गैदर किया गया है एंड एज वेल उनको सिस्टमैटिकली एनालाइज भी किया गया है। So whether it is phenomenology, biography, grounded theory, case study। so students अप्रोच का exactly मतलब यही होता है कि हम किस मेथड के साथ रिसर्च करें। so another meaning is that only। so ये जो सारे हैं so these are nothing but the research methods और you also can say कि ये data collection methods है। एंड ये जो सारे के सारे डेटा कलेक्शन मेथड्स है ये बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च में ही इस्तेमाल किए जाते हैं एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है बट लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो स्टूडेंट्स इनमें से सिर्फ एक ही डेटा कलेक्शन मेथड और अप्रोच ऐसा है जिसमें हम थियरी को जनरेट कर सकते हैं एंड वो भी बेस्ड अपॉन द डेटा जिसको हमने सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया है एंड एज वेल सिस्टमैटिकली एनालाइज किया है एंड वो है ग्राउंडेड थियरी। ओके, एंड ग्राउंडेड थियरी इज नथिंग बट अ डेटा कलेक्शन मेथड इन द क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, जिसमें रिसर्चर हमेशा चाहता है कि वो थियरी को बना सके वो भी बेस्ड अपॉन द डेटा जो कि ग्राउंडेड डेटा है। ग्राउंडेड डेटा का मतलब होता है कि ऐसा डेटा जिसको पहले किसी भी रिसर्चर ने यूज़ नहीं किया है विच इज़ रियली वेरी इन ग्राउंडेड लेवल एंड इस डेटा को हमें गैदर करना एंड एनालाइज करना, इसको एडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस प्रोसीजर्स इसी डेटा को इस्तेमाल करके रिसर्चर थियरी को फॉर्मुलेट करता है बाय यूजिंग ग्राउंडेड थियरी डेटा कलेक्शन मेथड और अप्रोच। Okay, phenomenology is again a data collection method or approach in the qualitative research जिसमें बेसिकली रिसर्चर काफ़ी सारे रिएक्शंस को स्टडी करता है, ऐसे रिएक्शंस को स्टडी करता है जो पर्सन किसी भी फेनोमेनन में और किसी भी सिचुएशन में हमें देता है, प्रोवाइड करता है। फिनोमेनोलॉजी का मतलब ही यही है कि किसी भी फेनोमेनन ओके एंड किसी भी रिएक्शन इन दोनों के साथ भी जो भी कुछ रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्सन किसी भी सिचुएशन में अटका हुआ है सो उस सिचुएशन के साथ वो कैसे डील करता है, उस सिचुएशन के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। ओके, सो उसके बारे में जो बेसिकली स्टडी होता है दिस इज़ नथिंग बट फिनोमेनोलॉजी एंड ये जो सारे सिचुएशंस होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, हर बार अलग होते हैं एंड दैट्स वाई इसे आप पर्टिकुलर फेनोमेनन भी कह सकते हो। बायोग्राफी इज़ नथिंग बट अ क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच जिसमें बेसिकली हम सिंगल इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, उसने कैसे एक्सपीरियंस किया था उसके बारे में स्टडी करते हैं एंड इसको स्टडी करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं जैसे कि हम पर्सन का पर्सनल इंटरव्यू भी ले सकते हैं एज वेल डॉक्यूमेंट से भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो आर्काइवल मटेरियल होता है उससे भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड द लास्ट वन इज केस स्टडी। केस स्टडी इज अगेन द डेटा कलेक्शन मेथड इन क्वालिटेटिव रिसर्च जिसमें हम सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के बारे में या फिर एक ही क्लासरूम के बारे में या फिर एक ही स्कूल के बारे में या फिर एक ही प्रोग्राम के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं बट एक ही है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट केस स्टडी। कंक्लूजन्स फ्रॉम क्वालिटेटिव रिसर्च आर, नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च से जो कंक्लूजन्स हमें मिलते हैं वो एग्जैक्टली कैसे होते हैं, वेदर दे आर लेस सर्टेन दैन फ्रॉम क्वांटिटेटिव रिसर्च या फिर ऑफ लिटिल प्रैक्टिकल यूज या फिर सेल्डम डिफेंसिबल या फिर ऑफ डिस्क्रिप्टिव वैल्यू ओनली। सो स्टूडेंट्स आप सभी को तो अभी पता ही होगा कि एग्जैक्टली क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होते हैं एंड वहाँ से हमें किस प्रकार के कंक्लूजन्स मिलते हैं, राइट। एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स जो कंक्लूजन्स हमें
क्वालिटेटिव रिसर्च से मिलते हैं वो बेसिकली लेस सर्टन होते हैं दैन फ्रॉम क्वांटिटेटिव रिसर्च। एंड इसके पीछे के रीजंस यही होते हैं कि इसका जो इंटरनल वैलिडिटी होता है एंड एज वेल एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है, इसमें काफ़ी सारे थ्रिएट्स होते हैं। थ्रिएट्स का मतलब होता है कि काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज इसमें होती है। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है हमारे रिसर्च के लिए, सो वेदर ये डेटा हमें प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड करता है या नहीं करता है, बिकॉज इस एविडेंस के आधार पर ही हम हमारे रिसर्च के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको रिलेट करते हैं। सो किस एक्सटेंट तक ये डेटा हमें एविडेंसेस प्रोवाइड करता है ताकि हम एग्जैक्टली बता सके कि येस देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर स्टडी। सो अगर इंटरनल वैलिडिटी ही खराब है देन ऑब्वियसली एविडेंसेस भी खराब होंगे, एंड एविडेंसेस खराब है सो इसका मतलब ये है कि आपके रिजल्ट्स भी फेक है। ओके, एंड दैट्स वाई ये जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो बेसिकली लेस सर्टन होते हैं दैन फ्रॉम क्वांटिटेटिव रिसर्च। एंड एज वेल एक्सटर्नल वैलिडिटी में भी काफ़ी सारे थ्रिएट्स यहाँ पे होते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है कि जब भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ओके रिसर्च के, सो वो रिजल्ट्स आप किसी और दूसरे सिचुएशन के ऊपर कैसे जनरलाइज करते हो या फिर कैसे सामान्यकरण उसका करते हो वो, सो जितना आप जनरलाइजेशन ज़्यादा करते हो उतने ही आपके रिसर्च के रिजल्ट्स काफ़ी ऑथेंटिकेट होते हैं। बट जितना आप कम जनरलाइज करते हो उतने ही रिजल्ट्स काफ़ी कम ऑथेंटिक होते हैं। एंड दैट्स वाई देखो अगर इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी दोनों भी अगर बहुत ही कम है एंड इनके ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रिएट्स है देन ऑब्वियसली इसकी वजह से क्वालिटेटिव रिसर्च से जो कंक्लूजन्स हमें मिलते हैं वो बेसिकली बहुत कम निश्चित हमें मिलते हैं दैन फ्रॉम क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखो क्वालिटेटिव रिसर्च से जो कंक्लूजन्स हमें मिलते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं एंड दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये डिफेंसिबल भी होते हैं सो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड ये बेसिकली बियॉन्ड डिस्क्रिप्टिव वैल्यू होते हैं। बियॉन्ड डिस्क्रिप्टिव वैल्यू मतलब आप डिस्क्रिप्टिव जो इसके बारे में डिस्क्रिप्टिवली टेक्स्ट बना लेते हो ओके डिस्क्रिप्टिव जब भी आप इसके लिए एक्सप्लेनेशन देते हो उससे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस और उससे भी ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बता सकते हो। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। ओके, रिसर्चर्स स्टडी जस्ट वन इंडिविजुअल क्लासरूम स्कूल और प्रोग्राम इन विच अप्रोच टू क्वालिटेटिव रिसर्च। सो यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च का कौन सा अप्रोच ऐसा है जहाँ पे रिसर्चर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल या फिर एक ही क्लासरूम या फिर एक ही स्कूल एक ही प्रोग्राम के ऊपर स्टडी करता है, जैसे कि हमने इसी सेशन में देखा था केस स्टडी है या फिर एथनोग्राफी है या फिर बायोग्राफी है या फिर फेनोमेनोलॉजी है। सो वो है केस स्टडी, बिकॉज केस स्टडी एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम सिर्फ एक ही एंटाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, बिकॉज वो एंटाइटी बहुत यूनिक होती है एंड हम स्टडी करते हैं बिकॉज हम जान सके कि वो एंटाइटी इतनी यूनिक क्यों है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1, which is not a criticism of quantitative research made by qualitative researchers। Now इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्रिटिसिज्म नहीं है जो कि क्वालिटेटिव रिसर्चर ने दिए हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि ऐसी गुणात्मक कल्पना जो कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए अच्छी नहीं है, मतलब क्रिटिसाइज करना। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है और कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जिसके बारे में क्वालिटेटिव रिसर्चर ने क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया है। इज नॉट क्रिएटिव, ओवर सिंप्लीफाइज, ट्रीट्स पीपल एज ऑब्जेक्ट्स, कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। सो स्टूडेंट्स, इनमें से सिर्फ यही एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्चर्स ने क्वांटिटेटिव रिसर्च को क्रिटिसाइज नहीं किया है, वो ये है कि इज़ नॉट क्रिएटिव, बिकॉज क्वांटिटेटिव रिसर्च ये हमेशा काफ़ी क्रिएटिव होता है। दैट्स वाई इसके लिए कभी भी किसी भी रिसर्चर ने क्वांटिटेटिव रिसर्च को क्रिटिसाइज नहीं किया है, बट इसको क्रिटिसाइज किया गया है बिकॉज ये बहुत ही
सिंप्लीफिकेशन में जाता है, मतलब बहुत सिंपल होता है। एज वेल जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स को हमेशा पीपल की तरह ट्रीट करते हैं और वाइस वर्सा, पीपल को हमेशा ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एंड एज वेल ये लोग ना बड़े बड़े जो चीज़ें होती है उनको देख नहीं पाते, दे कांट सी द बिगेस्ट पिक्चर। देखो अगर उनको ट्रीज को देखना है देन ट्रीज के लिए वो फॉरेस्ट को नहीं देखेंगे। ओके, सो इन तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इनको क्रिटिसाइज किया गया है, बट नॉट कि वो क्रिएटिव नहीं है, बिकॉज वो काफ़ी समय तक हमेशा क्रिएटिव रहे हैं। मिक्स्ड मेथड डिजाइंस, नाउ मिक्स्ड मेथड डिजाइंस क्या है, आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैरी आउट, combine quantitative and qualitative methods, are philosophically unjustified, result in contradictory findings। So आप सभी को तो पता है मिक्स्ड मेथड डिजाइंस होते क्या है, जिसमें हम दोनों ही मेथड्स का एक साथ इस्तेमाल करते हैं, एंड वो होते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। इन दोनों को भी हम कंबाइन करते हैं मिक्स्ड मेथड डिजाइंस में, एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2, कंबाइन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। देखो मिक्स्ड मेथड डिजाइंस ये थोड़े डिफिकल्ट और हार्ड होते हैं करने में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर इम्पॉसिबल टू कैरी आउट। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखो हमेशा और नेसेसरीली ये फिलोसॉफिकली अनजस्टिफाइड नहीं होते, कभी कभी वो फिलोसॉफिकली जस्टिफाइड भी होते हैं। सो ये एलिमिनेट हो गया। इसकी वजह से सिर्फ कॉन्ट्राडक्टरी फाइंडिंग्स नहीं आते हैं, सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो बचा हुआ ऑप्शन है 2। Suppose that a researcher studies one gifted student in order to better understand how this student's school day differs from that more typical students. This type of study is certainly a or an. So students, suppose एक researcher है and वो study करना चाहता है एक gifted student को, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि स्कूल में जितने भी सारे बच्चे हैं उनमें से ये गिफ्टेड स्टूडेंट में ऐसी क्या क्वालिटी है, वो इतना क्यों यूनिक है। ओके, सो इस प्रकार के स्टडी को आप क्या बोलोगे, वेदर यू विल कॉल इट एज सिम्युलेशन यानी कि अनुकरण करना, या फिर केस स्टडी, या फिर एथनोग्राफिक स्टडी, या फिर नेचुरलिस्टिक स्टडी। सो ऑब्वियसली आप इसे कहोगे केस स्टडी, बिकॉज यहाँ पे देखो काफी सारे बच्चे हैं। सो सारे बच्चे तो एक जैसे है, राइट, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा है जो है गिफ्टेड स्टूडेंट। ओके, सो वो एक ही स्टूडेंट ऐसा है विच इज यूनिक, एंड एक ही इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना इज नथिंग बट व्हाट, केस स्टडी, राइट। एंड यहाँ पे केस स्टडी हम करते हैं बिकॉज हम जान सके कि इसमें इतना यूनिकनेस क्यों है, व्हाई दिस एंटाइटी इज यूनिक। ओके, एंड दैट्स यहाँ पे आप क्या करोगे, केस स्टडी करोगे। एथनोग्राफिक स्टडी इज नथिंग बट अ स्टडी जहाँ पे कल्चर के बारे में स्टडी किया जाता है, एंड यहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरलिस्टिक स्टडी में नेचुरल सेटिंग में स्टडी किया जाता है, एंड सिम्युलेशन यानी कि अनुकरण करना। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे आपका सही आंसर है 2। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मैंने वैसे तो इस सेशन में सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया ही है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके